के बाद भारत की राजनीति में अनेक चरणों को पार किया। इन चरणों ने 1952 से 1967 तक का विशेष समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसे एक दल के प्रभुत्व का दौर कहा जाता है। अक्सर 1952 से 1967 तक कांग्रेस ही कांग्रेस ढंग से। इस अवधि में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने केंद्र और अधिकांश राज्यों में लगातार सत्ता संभाली। सेंटर में भी कांग्रेस और मैक्सिमम राज्यों में भी कांग्रेस। यह प्रभुत्व केवल चुनावी जीत तक सीमित नहीं था, बल्कि वैचारिक, संगठनात्मक, सामाजिक आधार पर भी कांग्रेस का व्यापक प्रभाव था। जनता विचार ही नहीं कर सकती कांग्रेस के अलावा भी पार्टी बनेगी क्या। इस अध्याय ने हमें समझने की कि यह प्रभुत्व क्यों है और कैसे स्थापित हुआ, इसके कारण क्या थे, विपक्ष की स्थिति क्या रही, इस दौर की उपलब्धि और सीमाएं क्या थी। देखो, एक प्रजातंत्र में एक बात बताता हूँ, कोई पार्टी कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर हो जाए, शक्तिशाली हो जाए, और उसके विपक्ष के अंदर कोई शक्तिशाली पार्टी नहीं है उसके मुकाबले की, तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। विपक्ष यदि मजबूत रहता है ना, तो किसी पार्टी को तानाशाही नहीं करने देती। वो उसके ऊपर अंकुश लगाता है, उसे संसद में प्रश्न पूछता है, उसकी गलतियां खामियां बताता है। विपक्ष होना जरूरी है। अरे क्यों पड़का मार रहा है? मैं तो वैसे हैंडसम दिखता हूँ, क्यों पड़का मारता है? चुप हो जा, बहुत बुरी लगती है मेरे को। आगे चलो। एक दल के प्रभुत्व से तात्पर्य उस स्थिति से है जब किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक ही राजनीतिक दल लगातार चुनाव जीतकर सरकार बनाता रहे और अन्य दल उसके सामने प्रभावी चुनौती प्रस्तुत न कर सके। मतलब एक पार्टी शक्तिशाली, उसके बराबर टक्कर का कोई नहीं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि भारत में स्थिति तानाशाही या एक दलीय प्रणाली नहीं थी, बल्कि लोकतांत्रिक चुनाव के माध्यम से बनी थी। अरे कई देश हैं उनमें तानाशाही चलती है, पार्टी एक ही है, चाइना वगैरह में, इनमें तो एक दल ही है, उनका सिस्टम ही यही है। लेकिन भारत जैसे देश में हजारों पार्टियां हैं, फिर भी एक पार्टी की चल रही है, इसको बोलते हैं दादागिरी। विपक्ष मौजूद था, चुनाव नियमित रूप से होते थे और मतदाताओं को स्वतंत्र रूप से मतदान करने का अधिकार था। फिर भी कांग्रेस की लोकप्रियता और संगठनात्मक क्षमता इतनी अधिक थी कि निरंतर सत्ता में बनी रही। अरे जब कांग्रेस 1952 के इलेक्शन में खड़ी हुई, तो दूसरी पार्टी को मना किसने किया था, तुम भी तुम्हारे इलेक्शन में खड़े करो। लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो पाती थी, उनको लगता था कि यार नहीं जीतेंगे, और कुछ पार्टी खड़ी भी हुई लेकिन उनको भी सफलता नहीं मिली। मतलब किसी चीज़ के उत्थान के दिन होते हैं ना, तो भाई चारों तरफ जनता सलाम करती है। तो 1952 से 1967 तक कांग्रेस को सलाम करने के दिन थे। स्वतंत्रता के बाद की परिस्थितियाँ क्या है? 1947 में स्वतंत्रता के समय भारत अनेक चुनौतियों से जूझ रहा था, जैसे विभाजन की त्रासदी, 1 करोड़ लोग इधर उधर हुए थे, हिंदू मुसलमानों में दंगे हुए थे, जो विस्थापित लोग थे उनको कॉलोनी बना के बसाया गया था। शरणार्थियों की पुनर्वास, रियासतों का विलय, राजा महाराजाओं की 563 रियासतें उनको एक किया गया था। आर्थिक बदहाली, अनाज तो अमेरिका से आता था, ये हालात थे। अशिक्षा, आम आदमी अनपढ़ता, गांव के अंदर कोई लेटर आता, डाकिया लाता तो पढ़े लिखे आदमी को ढूंढते, अरे लेटर आया कोई तो बताओ इसको। बड़ी मुश्किल से 100 में से कोई एक आदमी को पढ़ना आता था, वो पूरे गांव को पढ़ने सुनाता था। गरीबी, बैंकर, ऐसे समय में जनता को ऐसे दल की आवश्यकता थी जो राष्ट्रीय स्तर पर संगठित हो और देश को स्थिरता प्रदान करे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व कर चुकी थी, इसलिए उसे जनता का स्वाभाविक समर्थन मिला। उसके नेताओं को जनता स्वतंत्रता के नायक के रूप में देखती थी। 1952 का पहला आम चुनाव, अब 1947 में आज़ाद हो गया। अब भाई सरकार बननी है, पीएम बनाना है, तो इलेक्शन तो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहली बार 1952 में इलेक्शन हुए। यह विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक इलेक्शन था। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं, वोटर्स की संख्या क्या था। तो 1952 में इलेक्शन कराना बहुत बड़ी समस्या था, कारण जनता को डर लगता था यार कहीं वोट डाल दिया तो जमीन तो नहीं चली जाएगी, क्योंकि वहां पे अंगूठा लगाते। मैं तुम्हें चुटकुला कहता हूं, तुम्हें विश्वास नहीं होगा, ताकि तुम्हें विश्वास हो जाए। तो देखो, मैं कौन सी क्लास की बात है ये? 7th क्लास की बात है।
कौन सी क्लास की? 7th क्लास। तो 7th क्लास में 7th क्लास की बात है। 1952 का पहला आम चुनाव। इस चुनाव में कांग्रेस ने भारी बहुमत प्राप्त किया। लोकसभा की अधिकांश सीटों पर उसकी जीत हुई और राज्यों में भी उसने सरकार बनाई। जनता ने कांग्रेस को स्थिरता, राष्ट्रीय एकता और विकास की आशा के साथ समर्थन दिया। इस चुनाव ने स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस राष्ट्रीय राजनीति की प्रमुख शक्ति है। 1957 और 1962 के चुनाव। 1957-1962 के आम चुनाव में भी कांग्रेस ने अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखी। हालांकि विपक्षी दलों की संख्या बढ़ी, परंतु वे कांग्रेस के सामने संगठित चुनौती प्रस्तुत नहीं कर सके। धीरे धीरे दूसरी पार्टियां विपक्ष बन के आ रही थी, अपनी शक्ति जुटा रही थी, लेकिन फिर भी कांग्रेस जैसा दबदबा उनके पास नहीं था। 1962 के चुनाव तो कांग्रेस का प्रभुत्व लगभग अटूट प्रतीत होता है। इस समय तक पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री थे और उन नीतियों को व्यापक समर्थन प्राप्त था। जवाहरलाल नेहरू बहुत प्रसिद्ध आदमी में थे उस जमाने में, क्योंकि आप देखो उस देश में उस जमाने में बहुत सारी चीजें नेहरू के नाम पे बनी। जैसे JLN मार्ग है, पूरा फुल फॉर्म क्या है इसका? जवाहरलाल नेहरू मार्ग। लालकोटी में एक नेहरू उद्यान है कि नहीं? और आज भी जवाहरलाल नेहरू की जो बेटी थी इंदिरा गांधी, उसके नाम से इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है कि नहीं? तो इससे पता चलता है कि इनके नेता बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। अरे अचरोल में तो इंदिरा गांधी का मंदिर तक है। हाँ, आगे देखते हैं। कांग्रेस के प्रभुत्व के कारण स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत कांग्रेस क्यों इतनी प्रसिद्ध हुई? पहला कारण यही है कि देश की आज़ादी में योगदान था। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत, कांग्रेस स्वतंत्रता संग्राम की अग्रणी पार्टी थी। उसके नेता राष्ट्रीय नायक थे। व्यापक संगठन, कांग्रेस का संगठन देश के गांव-गांव तक फैला हुआ था। खूब चेले चपाटे, खूब नेता नागड़े सब जुड़े हुए थे। किससे? कांग्रेस। विविधता का प्रतिनिधित्व, कांग्रेस एक छाता दल, अम्ब्रेला पार्टी थी जिसमें विभिन्न विचारधाराओं वर्गों के लोग शामिल थे। हर जात के लोग थे, हर धर्म के लोग थे। कमजोर विपक्ष, विपक्ष दल छोटे, बिखरे और क्षेत्रीय स्तर तक सीमित थे। विपक्ष बड़ा लेकिन दमदार नहीं बड़ा। उसके बाद देखते हैं करिश्माई नेतृत्व। नेहरू जैसे नेताओं को व्यक्तित्व, दूरदर्शिता कांग्रेस की ताकत थी। नेहरू बहुत ही चमत्कारिक नेतृत्व था, बहुत बढ़िया भाषण शैली थी, लोगों को बढ़िया मोटिवेट करता था। छाता दल के रूप में कांग्रेस के भीतर ही समाजवादी, उदारवादी, दक्षिणपंथी। आगे देखते हैं विपक्षी दलों की भूमिका। यद्यपि कांग्रेस का प्रभुत्व था, फिर भी विपक्षी दल पूरी तरह निष्क्रिय नहीं थे। भारतीय जनसंघ, समाजवादी दल, कम्युनिस्ट पार्टी आदि ने संसद और राज्यों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इन दलों ने सरकार की नीतियों की आलोचना की और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत किया। हालांकि उनकी संख्या कम थी, परंतु उन्होंने वैकल्पिक विचारधाराओं को जीवित रखा। नीतियां और विकास कार्यक्रम, कांग्रेस की क्या पॉलिसी थी, क्या क्या उसने नीति बनाई। इस दौर में भारत ने नियोजित विकास की नीति अपनाई, मतलब प्लानिंग करके विकास करना है। पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से औद्योगिक, कृषि विकास, सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार पर जोर दिया गया। और ये पंचवर्षीय योजना में शामिल होते हैं हमारी क्या? ग्रीन रिवॉल्यूशन है, स्वामीनाथन वाली। बड़े बांधों जैसे भाखड़ा बांध बनाया, इस्पात कारखाने बोकारो में, और वैज्ञानिक संस्थाएं भी स्थापित हुई। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रयास किए गए। इन नीतियों ने कांग्रेस की लोकप्रियता को बढ़ाया, वह काम भी किया। विदेश नीति, नेहरू के नेतृत्व में भारत को गुटनिरपेक्ष नीति अपनाई। कल परसों बताया था कि मार्शल टीटो, नासिर, जवाहरलाल नेहरू, ऐसे कई आदमियों ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन चलाया था। ये क्या होता है? अरे जब 1947 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब बहुत सारे विकासशील राष्ट्र आज़ाद हुए इन अंग्रेज़ों से, तो वो उनके सामने दोबारा खतरा आ गया। अमेरिका उनको प्रभावित कर रहा था और उधर रूस उनको प्रभावित कर रहा था। अमेरिका कह रहा था हमारी तरफ आ जाओ, रूस कह रहा था हमारी तरफ आ जाओ। किसी भी एक दल में जाने का मतलब है उसकी दादागिरी के अंदर फंस जाना। इसलिए विकासशील देश क्या चाहते थे कि हम न अमेरिका की तरफ जाएं, न रूस की तरफ जाएं, हम हमारा स्वतंत्र अस्तित्व रखें। इसी को गुटनिरपेक्ष
आंदोलन बोलते हैं। और इसमें पंचशील सिद्धांत किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था कि न तो हम आक्रमण बर्दाश्त करेंगे, न किसी पे आक्रमण करेंगे, न तो किसी के मामले में दखलंदाजी करेंगे, न दखलंदाजी हम बर्दाश्त करेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि नेहरू ने नेतृत्व में भारत में गुटनिरपेक्ष नीति अपनाई। शीत युद्ध के समय भारत ने किसी भी शक्ति गुट में शामिल न होकर स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण किया। शीत युद्ध क्या होता है भाई? जैसे दो लड़के हैं, आपस में अनबन, उनकी आपस में लड़ते नहीं है लेकिन मनमुटाव है, उस मनमुटाव को शीत युद्ध कहते हैं। जैसे रूस है और अमेरिका है, ये आपस में लड़ते नहीं थे लेकिन इनके अंदर एक प्रकार से कंपटीशन था, विश्व के ऊपर प्रभुत्व करना चाहते थे, इसलिए विभिन्न प्रकार से प्रोपेगेंडा से, सैन्य आक्रमणों से अपनी अपनी क्या है धाक जमाना चाहते थे। तो जब वास्तविक रूप से दो शक्तियों में युद्ध नहीं हो, वैचारिक, बौद्धिक और अन्य जासूसी घटनाओं के माध्यम से एक दूसरे को खींचतान करें, नीचा दिखाने की कोशिश करें या दूसरे देशों पर बर्बाद करने की कोशिश करें, तो शीत युद्ध बोलते हैं। तो भारत इन शीत युद्ध के दौर में न अमेरिका की तरफ गया न रूस की तरफ गया। सीमाएं और चुनौतियां। हालांकि कांग्रेस का प्रभुत्व था, परंतु इसके सामने अनेक चुनौतियां भी थी। आर्थिक विकास की गति अपेक्षा से कम थी। आज तुम बाजार में जाते हो, एक ही प्रोडक्ट के हजारों मॉडल देख सकते हो। मोबाइल लेना है, 50 कंपनी 50 मॉडल। बाइक लेनी है, 50 कंपनी 50 मॉडल। ये सब औद्योगिक विकास हुआ है और ये कांग्रेस के टाइम से धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। एक जमाना था भारत में कि सारी मिलें किसकी? अंग्रेजों की, सारे उद्योग किसके? अंग्रेजों के। फिर देश आज़ाद हो गया तो फिर ये सरकार के हो गए, लेकिन प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ। 1990 के आसपास उदारीकरण हुआ था, तब कहीं जाके प्राइवेट कंपनी को इस्टेब्लिश करने के मौके दिए गए। आज से 40 साल पहले राजस्थान में कोई गिनी चुनी स्कूलें थी, प्राइवेट स्कूलें, लेकिन अब गांव गांव में हो गई। इसको उदारीकरण कहते हैं कि प्राइवेट आदमी भी काम कर सके। जैसे पहले से जो व्हील्स जो है वो ट्रेन, वो प्राइवेट ट्रेन है, प्राइवेट हवाई जहाज भी है, प्राइवेट शिप भी है और प्राइवेट ट्रेन भी है संसार के अंदर। क्या नहीं है प्राइवेट? 1962 के चीन भारत युद्ध ने सरकार की आलोचना बढ़ी। इसके अलावा कांग्रेस के भीतर गुटबाजी और आंतरिक मतभेद उभरने लगे। देख, देश आजाद होते 1948 में पाकिस्तान के कबीलाइयों ने आक्रमण कर दिया राजा हरि सिंह कश्मीर पे। अरे चुप हो जा ढीठ। हरि सिंह से वो आक्रमण संभाला नहीं गया और भारत सरकार से क्या कर दिया? एग्रीमेंट कर लिया और वो कश्मीर कुछ शर्तों के साथ हिंदुस्तान में मिल गया। 1962 में 1961 में पाकिस्तान ने फिर अटैक कर दिया। 1962 में चाइना ने अटैक कर दिया। सॉरी, चाइना ने 1962 में अटैक किया, पाकिस्तान ने 1965 में अटैक किया, फिर 1971 में अटैक किया। और 1962 में हमारी बहुत ज़्यादा जो सैनिकों की संख्या खप गई थी चाइना के खिलाफ युद्ध में। और चाइना में हमारे जोधपुर के मेजर शैतान सिंह भाटी, मेजर पीरू सिंह, ये दोनों शहीद हुए थे। इनकी तो वीरता की बहुत शानदार कहानी है। उनको पता था कि हम खत्म होंगे, आखिरी सांस तक ये लड़ते रहे। मैंने सुना है कि मेजर शैतान सिंह भाटी के तो हाथ वगैरह बिल्कुल काम करने बंद कर दिए थे, बर्फ़ गिर रही थी भयंकर, और नीचे उनकी चौकी ऊपर थी, नीचे से चाइनीज सैनिक चढ़ के आ रहे थे। तो ऐसा कहा जाता है कि वो उन्होंने जो अपनी बंदूक है वो उठाई और हाथों से चलाने की सामर्थ्य नहीं थे, तो एक पैर में फंसा के दूर के दूसरे पैर के अंगूठे से फायरिंग कर रहे थे और नीचे ऐसा एहसास करा रहे थे कि ऊपर हमारी पूरी चौकी में भी सारे सैनिक मौजूद है, लेकिन सैनिक खत्म हो चुके थे। ऐसे वीर इस हिंदुस्तान, इस राजस्थान के थे। उस वार के अंदर भारत को बहुत नुकसान हुआ था। तो कांग्रेस की आलोचना की गई थी कि देश की सुरक्षा की व्यवस्था और ज़्यादा की जाए। 1967 का चुनाव और बदलाव। 1967 के आम चुनाव में कांग्रेस को पहली बार गंभीर चुनौती मिली। कई राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी। इससे स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस का प्रभुत्व कमजोर पड़ रहा है। यह भारतीय राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत थी। इसमें गठबंधन राजनीति और क्षेत्रीय दलों का महत्व बढ़ा। क्षेत्रीय दल क्या होते हैं? किसी एक राज्य के अंदर पार्टी सत्ता में आ गई। और गठबंधन सरकार क्या होता है कि जब स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता, 2-4 पार्टी मिलके उस बहुमत को प्राप्त कर लेती है और अपना
सत्ता चलाती है। लोकतांत्रिक महत्व क्या है? एक दल के प्रभुत्व का यह दौर भारतीय लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण था। इसने देश को प्रारंभिक वर्षों में स्थिरता प्रदान की। भाई एक दल का दौर है, इसका फायदा तो क्या है? एक ही पार्टी जब शासन करती है ना तो देश में स्थिरता होती है, फूट नहीं होती, कोई फैसले तुरंत लिए जा सकते। उस समय जरूरत थी तुरंत फैसले लेने की, क्योंकि चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन थे। लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत किया गया। नियमित चुनाव, स्वतंत्र न्यायपालिका और स्वतंत्र प्रेस ने लोकतंत्र को जीवित रखा। देखो आसपास के कई देशों में तख्ता पलट हुआ है, तानाशाही आ गई है, बांग्लादेश में आई है, पाकिस्तान में आई है, और वो तख्ता पलट तानाशाही लोकतंत्र के लिए खतरा है, क्योंकि तानाशाही आते ही जुडिशरी ये है, प्रेस है, ये सब जेब में डाल लेते हैं तानाशाह, बोलने नहीं देते किसी को। इस देश के अंदर हमेशा लोकतंत्र कायम रहा है और लोकतंत्र कायम रहेगा। उसके बाद क्या है? यह भी सिद्ध हुआ कि लोकतंत्र में प्रभुत्वशाली दल भी चुनाव के माध्यम से चुनौती का सामना कर सकते हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है पूरे पाठ का? 1952 से 67 तक का समय भारतीय राजनीति में एक दल के प्रभुत्व का दौर था। मतलब कांग्रेस की चर्चा, कांग्रेस की जीत, कांग्रेस की विचारधारा, कोई सोच ही नहीं सकता था कांग्रेस को टक्कर देनी। इस अवधि में कांग्रेस ने राष्ट्रीय एकता, विकास और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फुल फॉर्म में काम कर रही थी सरकार, जो फैसला लेना है तुरंत लेना है। हालांकि बाद के वर्षों में उसका प्रभुत्व कमजोर हुआ, परंतु इस दौर ने भारतीय लोकतंत्र की नींव मजबूत की। यह अध्याय में सिखाता है कि लोकतंत्र में जनता का विश्वास और संगठनात्मक शक्ति किसी भी दल को लंबे समय तक सत्ता में बनाए रख सकती है। जनता का विश्वास है, दल लंबा चलेगा, तो विश्वास खो गया दल धराशायी हो जाएगा। लेकिन समय के साथ परिवर्तन अनिवार्य है।